हेलो बच्चों, तो आज हम फाइनली सेल को बाइंड अप करने वाले हैं। आज है हमारा सेल का लास्ट लेक्चर जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ न्यूक्लियस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब तक के अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना सेल के, तो आप जाके देख सकते हैं और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना ताकि आपसे नेक्स्ट कोई भी वीडियो मिस ना हो। रेगुलरली सारा कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। आपको फ्री बायोलॉजी क्लासेस में कंप्लीटली प्रोवाइड कराने वाली हूँ बिफोर द एग्जाम, यानी कि हम दिसंबर जनवरी तक पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे आप। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए, आज सेल का फाइनल लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बहुत मजा आने वाला है। न्यूक्लियस बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है बेटा सेल का। क्या कह देते हैं न्यूक्लियस को हम, याद आ गया तुम्हें? क्या कह देते हैं? क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। ये है सेल का ब्रेन, दिमाग। यहीं से सेल सब कुछ कर रही है। अब तक मैं जो आपको पढ़ा रही थी, सेल प्रोटीन बना रही है, सेल सेल लिपिड्स बना रही है, या सेल माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी बना रही है, एनर्जी बना रही है, रेस्पायर कर रही है, मतलब वो कुछ भी कर रही है। इवन दूसरी सेल से बात ही क्यों ना कर रही हो, सिक्रीशंस क्यों ना कर रही हो, सेल टू सेल इंटरेक्शंस क्यों ना हो रहे हो, कुछ भी सेल में अगर हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे लिए, हमारी बॉडी में हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी मतलब जो भी मैं बोलना चाह रही हूँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? मेरा ब्रेन, ठीक। तो ब्रेन और ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो ब्रेन ऑफ द सेल है वो, एंड क्रोमोसोम्स इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो न्यूक्लियस पहले हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनिशियल क्लास में, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर सेल का लिया था उसी में मैंने जब डिस्कवरी बताई थी सेल की, उसके साथ में एक डिस्कवरी और आपको याद करने के लिए कहा था, वो थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो पहले तो मैं वही लिख देती हूँ कि न्यूक्लियस को बेटा हम क्या कह रहे हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम क्या कह दे रहे हैं बच्चे? दिस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। अच्छा, पता है ब्रेन ऑफ द सेल तो आपने सुना होगा, आपको मैं एक दो नाम और बताती हूँ। ब्रेन ऑफ द सेल तो इसको कहते ही हैं, इसके अलावा इसको ना डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह देते हैं। डायरेक्टर ऑफ द सेल, है ना। क्यों डायरेक्ट? जैसे मूवी में डायरेक्टर नहीं सब कुछ वही डिसाइड करता है कौन सा जो पार्ट है वो क्या करेगा, मतलब कौन सा जो एक्टर है वो क्या रोल प्ले करेगा, वो जैसे वहां डायरेक्टर डिसाइड करता है, सिमिलरली यहाँ ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्गेनली को क्या काम करना है। अच्छा, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो किसने की है? इट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसको याद है? जल्दी से लिख लो। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। क्या रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? नहीं मैम, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने तो कौन सी सेल्स देखी थी? डेड सेल्स देखी थी। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन ने कब डिस्कवरी की है बेटा? इन 1831। यहाँ ईयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये एनसीईआरटी का मैंने डायग्राम लगाया हुआ है न्यूक्लियस का, अभी इसकी बात करेंगे। पहले जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है भाई, हमारे पास कितने दिमाग हैं? एक ही ना। रावण जैसे 10 सर नहीं है जो 10 दिमाग हो, एक ही है। बट क्या होता है कुछ सेल्स में एक्सेप्शंस होते हैं। नॉर्मली अधिकतर सेल्स के पास, एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, बट कुछ सेल्स के पास दो न्यूक्लियस होते हैं। जैसे पैरामीशियम है, उसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। सिमिलरली कुछ सेल्स के पास होता ही नहीं है। ऑन मैच्योरिटी, जैसे हमारे मैमेलियन आरबीसीज ऑन मैच्योरिटी उन्हें फाइन कैपिलरीज से पास करना है तो दे लूज देयर न्यूक्लियाई। सिमिलरली सीव ट्यूब्स, मैच्योर सीव ट्यूब्स जो है उनमें नहीं है। तो कुछ सेल्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जबकि कुछ सेल्स में मोर देन वन न्यूक्लियस यानी कि बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी पाई जाती है। तो उस चीज को लिख लो कि नॉर्मली यूजुअली single nuclei is present per cell, but in some cases cells can be binucleated, जैसे like you can write पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम। एंड अब कंटिन्यू करेंगे इसी में। एंड some cells can be enucleated, मतलब विदाउट न्यूक्लियस बेटा। लाइक बेटा मैच्योर वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि ऑन मैच्योरिटी ही वो लूज करती हैं। तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज
अब ह्यूमन आरबीसी लिखा हो तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, मैम ने तो मैमेलियन लिखवाया, ह्यूमन, हम भी तो मैमल्स ही हैं बेटा। तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज एंड सीव ट्यूब्स इन प्लांट्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी सेल्स भी हैं जिनमें जिनमें एक से ज्यादा यानी कि 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेल्स जो है वो कैसी हो बेटा, ई न्यूक्लिएटेड भी हो सकती हैं, है ना, कुछ ई न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं जबकि कुछ बाई न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं, और उनके मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिख दी हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। देखो, एक टिपिकल इंटरफेस का न्यूक्लियस, आपको मैं अगले क्लासेस में सेल डिवीजन ही पढ़ाने वाली हूँ। तो आप देखते हो 2 फेज होते हैं सेल के, इंटरफेस और एम फेज। एम फेज इज डिवाइडिंग फेज, जो बड़ा छोटा होता है, लगभग 24 घंटे में। अगर मैं टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करूं, वो 24 आवर्स लेती है डिवाइड करने में, तो लगभग 1 घंटे का टाइम लेती है एम फेज को कंप्लीट करने में। रेस्ट जो 23 आवर्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं या वो परफॉर्म हो रहे हैं इंटरफेज वाली स्थिति में, उसमें प्रेजेंट है, इंटरफेज में प्रेजेंट है सेल रेस्ट 23 आवर्स में। तो ये जो इंटरफेज वाला न्यूक्लियस है ना, इसमें 4 मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, सेकेंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर पोर नहीं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, एंड फोर्थ इज क्रोमेटिन, सपोज इज ये है क्रोमेटिन, फोर्थ इज क्रोमेटिन, ठीक है। ये 4 मेन पार्ट होते हैं टिपिकल न्यूक्लियस में, टिपिकल इंटरफेस के न्यूक्लियस में। अगर हम एंड फेज का न्यूक्लियस देखेंगे तो बेटा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ आ चुके होंगे, साइटोप्लाज्म में आ चुके होंगे, स्पिंडल एपरेटस उनसे बाइंड हो चुके होंगे, सेंट्रोसोम से। इवन हमें न्यूक्लियर पोर भी नहीं दिखाई देने वाला, न्यूक्लियोलस भी डीअसेंबल होके साइटोप्लाज्म में ही कहीं प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो चुके होते हैं, एंड क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ चुका होता है। तो ये जो 4 में पार्ट्स की बात कर रही हूँ ना, वो इंटरफेज के न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, एम फेज के न्यूक्लियस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी मैं साथ में बताती जाऊंगी। ब्रेन ऑफ द सेल है, यानी कि इट इज कंट्रोलर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। लेकिन पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं टिपिकल इंटरफेस, ध्यान देना बेटा, मैं हाईलाइट करके लिख रही हूं, टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस, टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस हैज 4 मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स या पार्ट्स। कौन से 4 मेन पार्ट है, मैंने अभी अभी पीछे बताया आपको। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियोलस, एंड फोर्थ वन इज क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा। देखो, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दिस इज बाइलेयर्ड। कैसा होता है ये? बाइलेयर्ड होता है। मतलब इसमें क्या होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं ना, ताकि कोई हौच पौच ना हो। मैं अलग अलग करके लिखती हूँ, हाँ जी। तो ये हो गया, डन। अच्छा, मैं यहीं पर छोटा सा डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। वही कंजूसी कि अगर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जगह है, तो मैं क्यों ना यूज करूं भैया, मैं तो यूज करूंगी इस स्पेस को, ठीक है बेटा। तो ये हो गया न्यूक्लियर। अब देखो, मैं चाहती तो सर्कल यूज करके बना सकती थी, बट नहीं बनाया, और मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। जिनको नहीं पता है उन्हें अब समझ में आ भी गया होगा कि मैम ने ऐसा क्यों किया, क्यों कॉन्टिन्यूअस सर्कल नहीं बनाए, क्योंकि फिर मैं उसको मिटा नहीं पाती। और मुझे क्या बना रहे थे, न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर्ट्स बनाने थे। तो ये बनाया बेटा मैंने क्या, न्यूक्लियर एनवेलप, जिसमें ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप, राइट। और जहां जहां न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, वो जो खाली जगह है, जहां जहां न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, वो जगह है न्यूक्लियर पोर्स, या यू कैन राइट न्यूक्लियोपोर्स।
बेटा न्यूक्लियर पोर भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोपोर्स भी लिख सकते हो। अच्छा, ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, यहीं से बेटा ईआर भी निकलता है। तो आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर अपने समझने के लिए बनाओगे ना तो चलेगा, लाइक दिस, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना लीजिए। और ये क्या है, दिस इज आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या यू कैन राइट ईआर। अब राइबोसोम आरईआर बना ही रही हूं, तो क्या मैं राइबोसोम नहीं बना सकती इधर? बिल्कुल बना सकती हूँ। तो मैंने ये बना दिए राइबोसोम्स, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या निकलती है, आरईआर निकलता है, और आरईआर पर क्या जुड़े हुए हैं, राइबोसोम्स। वो तो होंगी बेटा, ना केवल आरईआर से जुड़े होते हैं बल्कि आउटर न्यूक्लियर एनवेलप से भी जुड़े होते हैं, इनर से नहीं, ध्यान देना, आउटर से भी जुड़े होते हैं। आउटर न्यूक्लियर एनवेलप से भी राइबोसोम जुड़े होते हैं, और वही कॉन्टिन्यूएशन भी शो करता है किसके साथ, ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जिनको लग रहा है मैम ये क्या पढ़ा दिया, क्या बना दिया, अभी समझो। न्यूक्लियर एनवेलप बाइलेयर्ड है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। क्लियर? आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप्स हैं, दोस गैप्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो बाहर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, आउटर वन, ये कॉन्टिन्यूअस है किसके साथ, ईआर के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है कहां से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और क्योंकि वो आरईआर है तो मैंने राइबोसोम्स की डॉट्स भी बना दी ग्रीन कलर से, बस इतना ही बनाया है बच्चे। अच्छा, अभी क्या करने वाली हूं मैं, इसके अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, दैट फ्लूइड, फ्लूइड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उसे मैं क्या कह दूंगी, न्यूक्लियो प्लाज्म, उसे कह दूंगी मैं न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये जो आउटर और इनर न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम कह देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को कह देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। नाम से समझ में आ रहा है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है कि ये कितनी कितनी डिस्टेंस होती है। दिस इज 10 to 50 नैनोमीटर, दिस इज 10 to 50, 10 से 50 नैनोमीटर। ठीक है, ब्रैकेट में यू कैन राइट पीवाईक्यू है ये। ठीक है, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, गैप होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, जिससे मैं कह रही हूँ पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना है, वो 10 से 50 नैनोमीटर, राइट। ये है अंदर जो भरा हुआ है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो गैप है वो है न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स से ही अंदर से कुछ कुछ चीजें आती जाती रहती हैं। वो ये जो मूवमेंट है ना, ये होता है किसका, एमआरएनए का एंड इवन आरआरएनए का एंड इवन प्रोटीन्स का। ठीक है, इनका सबका क्या हो, देखो मैंने, ध्यान दो क्या किया है, बाई डायरेक्शन। अच्छा, थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ऐसे बना देती हूँ। ओके 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 ओके, प्रोटीन्स। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, कुछ ज्यादा ही मिट गया बेटा। इरेजर का साइज छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, स्मार्ट बोर्ड है अपने पास तो अपन बहुत सारी चीजें तो गलती करके सुधार सकते हैं। अब तो मेरी इरेजर छोटी, अरे बाप रे, इरेजर तो छोटी की थी मैंने, अब छोटी है, अब छोटी है। अरे, अब काम ही नहीं कर रही है, बड़ी है तो काम करेगी, छोटी है तो काम नहीं करेगी क्या, करेगी। क्लियर बेटा? अब देखो मैंने क्यों मिटाया, इस क्यों मिटाया जानबूझ के इसको, ताकि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ना मैं आपको क्लियर दिखा सकूं। अच्छा, मैंने पेन को पतला कर लिया था, सॉरी। ये है एक तरफ का मूवमेंट और ये है दूसरी तरफ का मूवमेंट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, है ना। तो और मैं लिख भी देती हूँ, एमआरएनए प्रोटीन्स का कैसा मूवमेंट होता है, बाई डायरेक्शनल। किस में से हो रहा है बेटा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, न्यूक्लियर पोर्स में से हो रहा है, राइट। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा ना कुछ कुछ डेंस बॉडीज भी होती हैं, कुछ कुछ डेंस बॉडीज होती हैं जो मोर देन वन हो सकती हैं, जो मोर देन वन हो सकती हैं, वो डेंस बॉडी कहलाती हैं न्यूक्लियोलस। ये डेंस बॉडी कहलाती हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियो। ठीक है, ये मोर देन वन हो सकती हैं, दे कैन बी मोर देन वन इन नंबर, राइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे बना लीजिए आप। ये जो जेनेटिक, अच्छा, वो न्यूक्लियोलस के भी कांटेक्ट में आ सकता है, कहीं से थोड़े मोटे मोटे क्रिस्टल्स बना दो, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन दोनों टाइप का हो सकता है, सब बच्चे जानते हैं, मुझे उम्मीद है कुछ नया नहीं बोल रही हूं मैं। तो ये है क्रोमेटिन, क्योंकि इंटरफेस का न्यूक्लियस बनाया है ना बेटा, तो इंटरफेस के न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन। क्रोमोसोम तो होंगे नहीं, वो तो एम फेज में ही बनेंगे। इस क्रोमेटिन में
जो जो डेंस पोर्शन है वो हेट्रोक्रोमेटिन है, जो बॉल्स जैसी बनाई है, जो पतले धागे जैसे हैं वो यूक्रोमेटिन है। क्लियर? तो ये एक हॉचपॉच सा डायग्राम दिखने में लग रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि क्लियर है आपको। 4 मेन चीजें मैंने इसमें बनाई। फोर्थ वन इज क्रोमेटिन, थर्ड वन इज न्यूक्लियोलस, सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इसी सीक्वेंस में मैंने लिखी हुई। तो 4 मेन चीजें बनाई। न्यूक्लियर एनवेलप, जिसमें आउटर और इनर न्यूक्लियर एनवेलप की बात की, दोनों के बीच के स्पेस को कह दिया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, उसको उसका डायमीटर है 10 से 50 नैनोमीटर। और जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो जगह कहलाई न्यूक्लियर पोर्स। अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें क्रोमेटिन जो मिल रहा है वो ऐसे धागे जैसा एंटेंगल्ड मास ऑफ क्रोमेटिन जो मिल रहा है वो ऐसे ही प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं है। उसमें यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन दोनों रीजंस हैं, और कुछ बॉडीज डेंस बॉडीज भी मिल रही हैं, मोर देन 1 हो सकती है, उन्हें कह दिया हमने न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर पोर्ट्स है ना, ये कैसे बने हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द fusion of outer and inner nuclear membrane या न्यूक्लियर एनवेलप। राइट, तो काफी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर लिख दी कि न्यूक्लियर एनवेलप कैसा है, बाइलेड है, आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो भरा हुआ है वो है, न्यूक्लियोलस मोर देन 1 हो सकते हैं। चलो एक एक दो लाइन लिख ही देती हूँ, अंदर एक एक करके लिखती हूँ। इतना नोट हो गया, छोटा छोटा लिख देती हूँ ताकि आपके पास नोट्स प्रॉपर रहे। देखो था पहला स्ट्रक्चर था न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप कैसा है हमारा? बाइलेयर्ड है। ठीक है, बाइलेयर्ड है, जिसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। राइट, और ये कैसा है? नॉन कॉन्टिन्यूअस है। नॉन कॉन्टिन्यूअस है यानी कि न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट कहां पर? वेयर inner nuclear membrane and the outer nuclear membrane gets fused together. ठीक है, this is outer nuclear membrane and this is inner nuclear membrane. right, दूसरी चीज क्या है यहां पर? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कितना है? 10 to 50 नैनोमीटर। क्लियर, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन ONM एंड INM, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? हाँ जी बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आपके नोट्स की वजह से लिख रही हूँ, अदरवाइज सब डायग्राम में है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है फ्लूइड फिल्ड कहां पर? इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इट कंटेन्स, इसमें बहुत कुछ है बेटा। क्रोमेटिन भी इसके अंदर है, न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर है, न्यूक्लियोलाइज है ना, इवन mRNA है इसके अंदर, इवन प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, rRNA है इसके अंदर। ठीक है, rRNA है इसके अंदर, एटसेट्रा, बहुत कुछ है। डन, बेसिक नेचर होता है इसका। हाँ जी, अगला है तीसरा पोर्शन है, तीसरा है स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूक्लियोलस, देखो पहली बात तो ये लिख लो कि दे कैन बी मोर देन 1 इन नंबर, मोर देन 1 इन नंबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो कि कैसे मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स है। तीसरा पॉइंट लिख लो इनके बारे में कि दे आर इन एसोसिएशन विद
दे आर इन एसोसिएशन विद क्रोमैटिन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन है, दे आर द साइट फॉर rRNA, राइबोसोमल RNA। तो दिस इज द साइट फॉर rRNA synthesis, rRNA, राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA synthesis। ठीक है, दे आर द साइट फॉर rRNA synthesis। तो समझना एक डायरेक्ट रिलेशन है, मोर नंबर ऑफ, अगर न्यूक्लियोलाई है, क्वेश्चन है बेटा ये मैं कुछ भी लिखती हूँ, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में मिलेगा आपको। देखो, जितने ज्यादा मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जितने ज्यादा मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उतना ही क्या हो जाएगा, मोर rRNA, उतना ही ज्यादा क्या हो गया, rRNA, राइबोसोमल RNA। तो उतने ही ज्यादा क्या हो गए, मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि हमें पता है rRNA से मिलके क्या बनता है, राइबोसोम्स। क्लियर? और जितने ज्यादा राइबोसोम्स उतना ही ज्यादा क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस, उतना ही ज्यादा क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस, मोर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। आई बात समझ में? बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, जितने ज्यादा न्यूक्लियोलाई उतना ज्यादा rRNA, क्योंकि ये क्या है, rRNA की सिंथेसिस, साइट फॉर rRNA सिंथेसिस। तो उतना ज्यादा rRNA, जितना ज्यादा rRNA उतने ज्यादा राइबोसोम, जितने ज्यादा राइबोसोम उतनी ज्यादा प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अच्छा, इसको ना राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल, देखो ध्यान देना, प्रोटीन फैक्ट्री नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल भी कह देते हैं। राइबोसोमल फैक्ट्री कहा है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री नहीं कहा है, राइबोसोम की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम किससे मिलके बन रहा है, rRNA से, rRNA कहाँ बन रहे हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियोलाई एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जा रहा है, जिसमें क्या बन रहा है, rRNA बन रहा है। और वो rRNA, जितने ज्यादा न्यूक्लियोलाई उतना ज्यादा rRNA, और जितना ज्यादा rRNA उतने ज्यादा राइबोसोम, जितने ज्यादा राइबोसोम उतनी ज्यादा प्रोटीन। क्लियर? अच्छा, न्यूक्लियस का लास्ट स्ट्रक्चरल पार्ट बचा बेटा, दैट इज, चलिए फोर्थ इज क्रोमैटिन। देखो बेटा, अभी तक हमने तीन चीजें तो पढ़ ली न्यूक्लियस के अंदर, हमने न्यूक्लियर एनवेलप की बात कर ली, हमने न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियोपोर्स की भी बात कर ली, न्यूक्लियोप्लाज्म को समझ लिया है, एंड न्यूक्लियोलाइज को देख लिया, कैसे न्यूक्लियोलाइज है वो rRNA की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फोर्थ इज क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन है ना, ये क्रोमैटिन ही मेन वो पार्ट है न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में स्टोर करेगा, या जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करेगा बेसिकली। देखो, क्रोमैटिन को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो बेटा, क्रोमैटिन ना क्या है, आप ऐसे समझ लो कि एक वर्ड में सिर्फ बोलूंगी, इट इज एंटेंगल्ड मास ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। एंटेंगल्ड उलझा हुआ है, लूज एक्सटेंडेड, लूज एक्सटेंडेड कह दो, उसी के लिए एक वर्ड यूज कर लो कि एंटेंगल्ड मास है किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। किस किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। ठीक है, मैं एक लाइन लिख देती हूं पहले। तो क्रोमैटिन को अपन लिख लेंगे कि ये क्या है, इट इज एंटेंगल्ड, उलझा हुआ है, एंटेंगल्ड जो कैसा है, लूज है ना, यू कैन राइट एक्सटेंडेड है, लूज एक्सटेंडेड, एंटेंगल्ड मास ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, बस एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्या याद रखना है, इट इज एंटेंगल्ड मास ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। अब ये क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स से यहाँ क्या मतलब है, देखो समझना बेटा, न्यूक्लियोप्रोटीन में कई बार अब तो आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियो मतलब क्या, दो चीजें हैं इसमें, एक तो क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड है ना, और दूसरा क्या है इसमें, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्लियर? अच्छा, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये दोनों ही होंगे यहाँ पर, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होगा एंड आरएनए भी होगा। अब बहुत बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हमारा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए, फिर आरएनए क्यों प्रेजेंट है क्रोमैटिन के फॉर्म में? आरएनए भी होता है बेटा, कुछ परसेंटेज आरएनए की भी होती है, प्रोटीन्स में भी सिमिलरली मैं बताती हूँ कितनी परसेंट होती है। प्रोटीन्स में भी मेजर तो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, और इसके अलावा सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहां पर प्रेजेंट होगी। अब देखो समझो,
टोटल अगर मैं कहूं कि 100% क्रोमेटिन है, उसको मैं परसेंटेज की फॉर्म में डिवाइड करूं, कितने परसेंट उस क्रोमेटिन के अंदर, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स के अंदर कितने परसेंट क्या चीज है, तो लगभग डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें डीएनए अकेला ही 40% से ज्यादा होता है, हिस्टोन प्रोटीन 50% के लगभग होती है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, लगभग मैं बोल रही हूँ पूरा 100% नहीं, तो ये दोनों ही मिलके लगभग 90% पार्ट जो है वो बनाते हैं। लगभग डीएनए प्लस हिस्टोन मिलके कितना बनाते हैं, 90% पार्ट, है ना, डीएनए प्लस हिस्टोन। डीएनए का नेचर हम जानते हैं एसिडिक होता है, नॉट ओनली डीएनए, डीएनए आरएनए बोथ आर एसिडिक इन नेचर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर 90% पार्ट बनाते हैं क्रोमेटिन का, एंड आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 10%। अब उसमें भी आरएनए कितना होता है, लगभग 1.5%, कितना, 1.5%, लगभग 1.5%, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कितनी होती है, ऑलमोस्ट 8.5%, है ना। तो अगर आपको मन है लिखने का अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो आप लिख सकते हो डीएनए अराउंड 40% होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन अराउंड 50% होती है, आरएनए अराउंड 1.5% सबसे कम, और लेकिन हाँ है आरएनए, ठीक है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है लगभग 8.5%, यानी कि 8.5%। तो ये पोर्शन जो है, ये कंपोजिशन हो गई एक तरीके से, ये जो मैंने पूरा लिखा है ना, दिस इज क्या, कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटिन, है ना, ये हो गया कंपोजिशन। भी अगर आप लिख रहे हो तो परसेंटेज में लिख रहे हो, मैंने डिक्टेट कर दी, मैं नोट्स में नहीं लिख रही हूँ कि अननेसेसरी आपके दिमाग में बर्डन ना रहे कि ये भी याद रखना है क्या। तो आपने को ये याद रखना है कि 4 चीजें प्रेजेंट हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए, अच्छा डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड, ये एसिडिक नेचर के हैं बेटा, है ना, ये दोनों एसिडिक नेचर के हैं। और ये जो प्रोटीन्स होती है ना, हिस्टोन प्रोटीन, ये कैसे नेचर की होती है, बेसिक। और न्यूक्लिक एसिड कैसे नेचर के हैं, एसिडिक। तो इसीलिए तो बेसिक प्रोटीन उसको पैकेजिंग में मदद कर रही है। लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ कि अगर मुझे क्रोमेटिन को देखना है, क्रोमेटिन को ऑब्जर्व करना है, तो मैं एसिडिक डाई को स्टेन करूंगी, से उसको स्टेन करूंगी या बेसिक से। देखो समझो बेटा, क्रोमेटिन में ये जो क्रोम शब्द है ना, क्रोमा, ये क्रोमा शब्द का ही मतलब होता है कलर्ड, कलर्ड बॉडी। जैसे क्रोमोसोम में क्रोम मतलब कलर्ड, है ना, क्रोमा कलर, और जोम इज बॉडीज, तो कलर्ड बॉडीज कहा जाता है क्रोमोसोम को। सिमिलरली क्रोमेटिन ही तो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है, तो ये बेसिकली कलर्ड स्ट्रक्चर्स है। मतलब अगर मैं इनको स्टेन करके देखूंगी तो मुझे कलरफुल दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर मैं, अच्छा ये लिख लो कि क्रोमेटिन की डिस्कवरी किसने की, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके अपन इसको मेंशन कर लेंगे। क्रोमेटिन की डिस्कवरी किसने की, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 1879 में डिस्कवर किया था, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्रोमेटिन की डिस्कवरी किसने की है, फ्लेमिंग ने की है। अगला पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि मुझे क्रोमेटिन को अगर ऑब्जर्व करना है, तो क्रोमेटिन कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द हेल्प ऑफ बेसिक डाइज, ठीक है, कौन सी डाइज है, बेसिक, ध्यान देना, बेसिक। और हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल एसिडिक है ना, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल एसिडिक है, इसीलिए उसके बीच बीच में जाके ये डाई फंसती है। तो बेसिक डाई की हेल्प से हम जो है अपने क्रोमेटिन को ना ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये जो क्रोमेटिन है ना, ये कौन से टाइम पर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम बना रहा है कंडेंस होके। तो अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में कि ऑन कंडेंसेशन chromatin gets converted into chromosome, ठीक है, क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन ऑन कंडेंसेशन, क्रोमेटिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, कब, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है बेटा, इतना लिखो। अब इसी लाइन को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ क्या मतलब है इस लाइन का। पहले तो ये एक डायरेक्ट लाइन लिख लो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंडेंसेशन पर क्रोमेटिन ही क्या बना रहा है बेटा, क्रोमोसोम बना रहा है। क्लियर, तो आई थिंक इतना नोट हो गया आपका, नहीं हुआ है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगली स्लाइड में ऐड कर रही हूँ, इसी चीज को समझाती हूँ क्या मतलब है इसका। देखो हमें अगला चैप्टर हम सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं, लेकिन
सबको इतना तो आइडिया है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल डिवीजन में 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज जो होता है वो प्रिपरेटरी फेज है और एम फेज जो होता है वो मेन डिवाइडिंग फेज है, माइटोटिक फेज है। तो जो एम फेज है जो जो लगभग 1 घंटे में कंप्लीट होता है, अगर मैं टिपिकल ह्यूमन सेल्स की बात कर रही हूँ तो मतलब 95% इंटरफेज को टाइम लगता है, लेस देन 5% टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है, एम फेज कंप्लीट हो जाता है। तो जो इंटरफेज वाला टाइम है, जब सेल अधिकतर जिस फेज में प्रेजेंट है इंटरफेज, उस टाइम पर तो प्रॉपर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके अंदर क्रोमेटिन फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रही होती है बेटा, यानी कि जब वो एंट्री ले चुकी होती है एम फेज में, तो यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आ चुके होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो चुकी होती है। अगली क्लासेस में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज लिख लो कि यहां पर एट इंटरफेज न्यूक्लियस, एट इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस में क्रोमेटिन इज प्रेजेंट, ठीक है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। और यही क्रोमेटिन जो है बेटा, यही क्रोमेटिन है ना, कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा और यही क्रोमेटिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा या कंडेंस हो जाता है, कब, एट एम फेज, एम फेज न्यूक्लियस। जब माइटोटिक फेज का न्यूक्लियस आएगा तो यही एम फेज के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना चुका होगा, क्रोमोसोम। मतलब ये कुछ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो सब जानते हो आप, मैं कुछ ऐसा नया नहीं बता रही हूं आपको। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सपोज ये अगर हमारा इस टाइप से कैसा भी आप बना दो बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस टाइप का, इसमें बीच बीच में थोड़े डार्क स्पॉट्स अपन दिखा सकते हैं जो हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। रैंडमली आप कहीं भी बना सकते हो, ये है सपोज, है ना। तो ये सपोज क्रोमेटिन है और यही क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बना ले रहा है, कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर जो है ना वो बना लेगा, लाइक दिस, इस टाइप का, लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। अब इसी के अंदर नो डाउट क्रोमेटिन्स प्रेजेंट है और ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ना, चलो कलर चेंज कर लेते हैं अपन ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज क्रोमोसोम, क्लियर। अच्छा, अब ये जो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना है, ये कब बनता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ओनली। फिर वापस से ये इसी फेज में आ जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम जो है ये एम फेज के दौरान बन रहा है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको एक एक्सेप्ट स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कह रही हूँ, तो इस क्रोमोसोम के, चलिए अगले स्लाइड में समझाती हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमेटिन वाला पार्ट जो है बेटा वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड देन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, उसके साथ ही हमारा चैप्टर बाइंड अप हो रहा है, क्लियर। तो ये बस छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। अगली हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देखो जो मैंने स्ट्रक्चर इधर बनाया, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम जो है ना वो मैं यहाँ पर बनाती हूँ। देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमें पता चल गया, क्रोमेटिन ही कंडेंस होकर क्या बना लिया, क्रोमोसोम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो क्रोमोसोम के लिए अभी मैंने लिखा था कि कैसा स्ट्रक्चर है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो विजिबल होता है, कब विजिबल होता है, एट द टाइम ऑफ या एम फेज, है ना। मैं मतलब प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सेल डिवीजन में इंटरफेज भी आ जाता है। एम फेज के समय पर ये ऑब्जर्व होता है। अच्छा, ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, सपोज ये मैंने बनाया एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, तो इसमें ये जो दो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा ऑलरेडी, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब मैम सिस्टर नॉन सिस्टर हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है, एक बार उसे समझा दो। देखो समझो बेटा, हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर कितना होता है, इन ह्यूमंस कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, इन ह्यूमंस वी हैव कितने, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इतने ही है अपने पास। अच्छा, ये जो 23 पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम है, ये ऑब्वियसली मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX है, आपको पता है। मतलब फीमेल के अंदर तो पूरे के पूरे होमोलोगस है, बट मेल के अंदर 1 पेयर होमोलोगस नहीं है, वो हेट्रोलोगस है। तो इस 23 पेयर ऑफ होमोलोगस में हमें पता है कि 23 क्या है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से, जिनका शेप और साइज एक जैसा होता है ना, ये सबको पता होगा, जिनका शेप एंड साइज
एक जैसा होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो 5 उंगलियां मेरे हाथ में, ये 5 क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 उंगली भी क्या है, 5 क्रोमोसोम्स है, और ये पेयर में प्रेजेंट है ना, यानी कि ये और ये होमोलोगस है, ये और ये होमोलोगस है, ये और ये होमोलोगस, ये और ये और ये और ये, है ना। तो ये इस तरीके से होमोलोगस है, मतलब जो क्रोमोसोम शेप एंड साइज में एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं होमोलोगस। मतलब सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में बेटा, ये दोनों हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम। सिमिलरली ये होमोलोगस क्रोमोसोम ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 उंगलियों का सेट जो 5 होमोलोगस पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स होती हैं उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कह देते हैं, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स को आपस में नॉन सिस्टर। समझो कैसे, देखो सपोज मैंने कहा बेटा ये है क्रोमोसोम नंबर 1, क्लियर, ये क्रोमोसोम नंबर 1। अब क्योंकि हमारे पास पेयर में हम वी आर डिप्लॉयड, तो हमारे पास पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सपोज दिस आल्सो क्रोमोसोम नंबर 1, और मैं यहां बना रही हूं बेटा कि ये है सपोज क्रोमोसोम नंबर 2 एंड दिस इज आल्सो क्रोमोसोम नंबर 2, ये भी है क्रोमोसोम नंबर 2, क्लियर। तो देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, होमोलोगस पेयर हैं, क्लियर। ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्लियर। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो इन दोनों की आपस की जो क्रोमेटिड्स हैं, सॉरी मैं ये कहना चाह रही थी बेसिकली, ये जो एक ही क्रोमोसोम की दो जो क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड्स हैं, ये कहलाती हैं बेटा सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। नॉन होमोलोगस के साथ में ऑब्वियसली नॉन होमोलोगस वाली भी नॉन सिस्टर होंगी। मैंने क्रोमोसोम लिख दिया, सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, मतलब ये सब अगर सिस्टर क्रोमेटिड है तो फिर नॉन सिस्टर कौन है, ये भी आपस में कैसी है बेटा, सिस्टर। अब किसी भी दो क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर, जैसे समझो ये वाली क्रोमेटिड, ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड, बात समझ में आई, एक इस क्रोमोसोम की और एक इस क्रोमोसोम की, ये आपस में कैसी हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आ गई बात समझ में बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिमिलरली ये और ये, देखो कोई सी भी ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो, बेसिकली दोनों अलग अलग क्रोमोसोम की होनी चाहिए। ये भी कैसी हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्लियर। अच्छा, ये और ये भी आपस में नॉन सिस्टर हैं, ये और ये भी आपस में कैसी हैं, नॉन सिस्टर। लेकिन ये तो और भी ज्यादा डिफरेंट हो गई, इनके बीच में ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, बट नॉन सिस्टर इनको भी कहेंगे। तो किसी भी दो क्रोमोसोम की क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर है, चाहे वो होमोलोगस है चाहे वो हेटेरोलोगस है, और विद इन द क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स ऐसे प्रेजेंट है, सपोज ये क्रोमोसोम है तो इसकी जो 2 क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में कैसी है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब ये सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रॉसिंग ओवर में वापस से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने को एक आइडिया हो गया कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी क्रोमेटिड्स होती हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर हमें पता चल गया कितनी क्रोमेटिड्स होती हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं, क्लियर, 2 क्रोमेटिड्स हैं। और वो 2 क्रोमेटिड अगर मैं सिस्टर क्रोमेटिड कह रही हूं तो विद इन द क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर तो बिटवीन द क्रोमोसोम्स है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें ही आप देख रहे हो एक काइनेटोकोर लिखा हुआ है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट क्रोमोसोम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्या है उनकी बात करते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में जनरल बात हो गई, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड बनती हैं। क्रोमोसोम केवल दिखाई दे रहा है कब, एम फेज में। कैसे बन रहा है, क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बन रहा है। ह्यूमन के अंदर इतने क्रोमोसोम है जिनमें मैंने आपको सिस्टर नॉन सिस्टर समझा दिया, होमोलोगस हेटेरोलोगस हम समझते हैं। जैसे ये दोनों होमोलोगस हैं, बट ये ग्रीन वाला और व्हाइट वाला, ये और ये आपस में कैसे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। आप रेड व्हाइट आपस में होमोलोगस, ग्रीन आपस में होमोलोगस, बट व्हाइट और ग्रीन आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्लियर। अच्छा, आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में या बना के देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। देखो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का जो है वो दिखाई देता है।
देखो मैं दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी क्रोमोसोम के बेटा। ठीक है, बहुत सुंदर सा नहीं बना, दूसरा बनाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, दोबारा बनाती हूँ। देखो वो स्टार्टिंग से ही अगर फ्लो बिगड़ जाए डायग्राम का तो फिर वो उसको जितना सुधारो वो सुधरता नहीं है। अब देखो ये एक बार में अच्छा बनने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, डन, ये हो गया। अब इसमें क्या है बेटा, यहाँ अंदर अंदर क्रोमेटिड्स हैं ऐसे, वो क्रोमेटिड ही तो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बने हैं इस तरीके से। अब आप देखो ये दोनों आपस में मुझे पता है क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, हमें हमें पता है ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने अभी समझा दिया आपको कि विद इन द क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये अंदर क्या है, क्रोमेटिन भरा हुआ है इसके। ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको क्या कह रहे हैं हम, दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब प्राइमरी क्यों कहा है, मतलब सेकेंडरी भी होता है तो यस होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसी को कह दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये क्या कहलाता है बेटा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये मैंडेटरी है, हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। दिस इज मैंडेटरी, मैंडेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स, सारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, मैंडेटरी स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ही दोनों साइड में यहां कुछ प्रोटीन की डिस्क जुड़ी होती है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर ही यहां पर दोनों साइड कुछ इस तरीके से प्रोटीन की डिस्क जुड़ी होती हैं। मैं उसको पर्पल कलर से ही लेबल कर रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो पर्पल कलर की डिस्क हैं, दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर। इन्हें क्या कह देते हैं हम, काइनेटोकोर। ये क्या है बेटा, दीज आर प्रोटीनेशियस डिस्क, प्रोटीनेशियस डिस्क जो कहां जुड़ी हुई है बच्चे, कहां जुड़ी हुई है, अटैच्ड ऑन या अबव सेंट्रोमियर, इसके ऊपर प्रेजेंट है। काइनेटोकोर कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमेरिक रीजन, सेंट्रोमेरिक रीजन, या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। ये जो काइनेटोकोर है ना, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि यहीं पर आके वेरी इंपॉर्टेंट अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर्स का एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो यहीं पर स्पिंडल फाइबर्स गेट्स अटैच्ड, डायरेक्ट पीवाईक्यूज हैं बेटा, अटैच्ड एट काइनेटोकोर रीजन। स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड एट काइनेटोकोर रीजन, कब, एट द टाइम ऑफ या ड्यूरिंग सेल डिवीजन। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं एट द टाइम की जगह ड्यूरिंग सेल डिवीजन लिख देती हूँ, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, या यू कैन राइट साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन के समय पर इस काइनेटोकोर वाली जगह के साथ ही यहीं पर आके क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो दिस इज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे लिख देती हूँ। क्लियर, अब सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो काइनेटोकोर है यही है वो साइट जो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स के लिए जरूरी है। ये हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो मैंने आपको दो चीजें इस डायग्राम में मेन समझा दी। एक तो मैंने बताया आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, दूसरा मैंने बताया आपको काइनेटोकोर जो उसी पर अटैच है। एक पार्ट और इसमें बाकी है बेटा, वो है टीलोमियर। टीलोमियर क्या है, एंड पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम। मैं इसको हटा दे रही हूं यहां से। ठीक है, ये पता ही है कहां पर अटैच है, ये अटैच है इसके ऊपर, है ना।
इसके ऊपर अटैच होता है, अबव इट। काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा कहाँ? सेंट्रोमियर के ऊपर। ये जो एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है, इनको कह रहे हैं बेटा टीलोमियर। टीलोमियर ये क्या है? एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। और इंपॉर्टेंट बात, टीलोमियर क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम्स के एंड्स को सील करते हैं, उनको उनके ब्रेकडाउन से, उनके लॉस से उसको बचाते हैं। तो टीलोमियर के बारे में आप चाहो तो लिख लीजिए कि ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द दे सील द क्रोमोसोमल एंड्स एंड प्रिवेंट देयर ब्रेकडाउन या शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग इज वेरी करेक्ट वर्ड। प्रिवेंट द शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना? तो मैं यहां लिख देती हूँ बेटा, यहां लिख देती हूँ, टीलोमियर प्रिवेंट्स दी। एक काम करते हैं, अगली स्लाइड पर बना दूंगी मैं सेट क्रोमोसोम। अननेसेसरी का हौच पौच हो रहा है, मैं आराम से यहाँ, क्यों मैं इतनी कंजूसी कर रही हूँ मुझे पता नहीं। टीलोमियर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है? एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर? अच्छा, मुझे बताना जरा, एक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर कितना होगा? एक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर कितना होगा? 1। टीलोमियर कितने होंगे? टीलोमियर कितने होंगे? 4। बेटा 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 1 नहीं होगा कभी, 3 नहीं होंगे कभी, या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे। तो अगर वो शेप मेटासेंट्रिक है तो, अगर वो शेप मेटासेंट्रिक है तो 1 भी हो सकता है, अगर वो शेप टीलोसेंट्रिक है तो। बट 3 कभी नहीं हो पाएंगे, 3 कभी नहीं होंगे। 1 हो जाएगा टीलोमियर जब टीलोसेंट्रिक है, तो 2 हो जाएंगे जब वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो टीलोमियर कुड बी 1 2। टीलोमियर के बारे में एक पीवाईक्यू है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज ऑलवेज मोर देन 1 एंड लेस देन 4। मोर देन 1 और लेस देन 4। अगर साइन में कोई कंफ्यूजन है तो लिख लो मोर देन 1 एंड लेस देन 4। ठीक है, ये होगा। ये करता क्या है? देखो, ऐसा क्रोमोसोम है तो 1 और 1 2 हो गए, अगर ऐसा क्रोमोसोम है तो 1 हो गया, और अगर ऐसा क्रोमोसोम है तो 1 2 3 4 4। तो इस तरीके से ये 1 2 4 इन नंबर हो सकते हैं, 3 कभी नहीं होंगे। ये करते क्या है? तो दे सील द एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। दे सील द एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड पार्ट को सील करेंगे, एंड प्रिवेंट देयर शॉर्टनिंग। ठीक है, प्रिवेंट देयर शॉर्टनिंग। ठीक है, अब मैंने आराम से लिख दिया। अननेसेसरी में सेट क्रोमोसोम के चक्कर में इसको बचाने के वजह से यहाँ पर हौच पौच किए जा रही थी, तो अब ठीक है। तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हमने बना के देख लिया। हमने देखा कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक तो कॉन्स्ट्रिक्शन मैंडेटरी है, जिसे मैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह रही हूँ, और जिसे हम क्या कह देते हैं? सेंट्रोमियर। मेन वो जगह है जहां से क्रोमेटिड ऐसा लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, बट ऐसा होता नहीं है। आप देख सकते हो डायग्राम में, वो क्रॉस नहीं करती है, बट एक दूसरे के पास आ जाती है, और जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है, उसे हम कह देते हैं सेंट्रोमियर। उस सेंट्रोमियर के ऊपर ही प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है, जिन्हें मैं कह रही हूँ काइनेटोकोर। प्रोटीन की डिस्क है, और इनके ऊपर ही आके क्या जुड़ते हैं? स्पिंडल फाइबर्स आकर जुड़ते हैं, जो सेंट्रोमियर से निकलेंगे, नॉट सॉरी सेंट्रोमियर, जो सेंट्रियोल से निकलेंगे और स्पिंडल फाइबर्स पर आकर जुड़ेंगे, और क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में, एनाफेजिक सेपरेशन में, एनाफेजिक मूवमेंट में मदद करेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यहाँ आके वो जुड़ेंगे। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड तो हैं। एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को हमने कह दिया कि वो क्या है? टीलोमियर है। और टीलोमियर का नंबर 1 तो मिनिमम होगा ही ऑलवेज, मोर देन 1 तो होंगे ही, है ना? और ये लेस देन 4 होंगे। 4 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते, 5 कभी नहीं हो सकते, 3 कभी नहीं हो सकते, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, और 4 हो सकते हैं। मैंने तीनों कंडीशन आपको बता दी। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो 1 2, 2 हो सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ये बात हो गई एक नॉर्मल क्रोमोसोम की। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम और मिलते हैं, जिन्हें हम सेट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कह देते हैं। एनसीईआरटी में उनको बहुत अच्छे से समझाया है।
वो जो सेट क्रोमोसोम्स हैं, है ना, वो सेट क्रोमोसोम्स में एक और कॉन्स्ट्रक्शन मिलता है जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कह देते हैं, जो मैंडेटरी नहीं होता, हर क्रोमोसोम में नहीं पाया जाएगा, बट हाँ कुछ एक में मिलता है। ठीक है, तो चलो मैं सेट क्रोमोसोम बनाती हूँ। ये तो कैसा था, नॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेट क्रोमोसोम बनाऊं बेटा, तो सेट क्रोमोसोम में क्या होता है, एक और कॉन्स्ट्रक्शन जो है ना वो मिलता है। आप चाहो तो इसे भी ऐसे बना लो, 2 क्रोमेटिड्स के साथ बना लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, वरना आपको लगेगा कि मैम ये तो आपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ बनाया और ये सिंगल क्रोमोसोम बना दिया, बस इसीलिए बना रही हूँ, अदरवाइज जो अभी अभी बनाया था डायग्राम जो मैंने मिटा दिया वो भी सेम ही था। ठीक है, वो भी सेट क्रोमोसोम था। इसके ऊपर इधर काइनेटोकोर की प्रोटीन डिस्क होंगी, इधर नहीं होंगी, है ना। तो ये है हमारा क्या, दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, है ना। ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, जिसे मैं क्या कह रही हूं, सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर ही जो ये मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, ये क्या है, काइनेटोकोर रीजन, जो प्रोटीन की डिस्क है। ठीक है, एंड पार्ट इसके भी क्या कहला रहे हैं, टीलोमियर। नो डाउट इसके अंदर भी इस तरीके से क्रोमेटिन ही है ना, इसके अंदर भी क्रोमेटिन ही है। ये है स्पेशल पार्ट जो किसी किसी क्रोमोसोम में ही मिल रहा है। दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है ना, और इसके ऊपर का जो ये डीएनए है ना, ये जो क्रोमोसोम है छोटा सा, इसको हम कह देते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। डीएनए इसके अंदर भरा हुआ, सैटेलाइट भी कह सकते हो और सैटेलाइट डीएनए भी कह सकते हो। ये डायग्राम किसका है, प्रॉपर सेट क्रोमोसोम का। सेट मतलब बेटा सैटेलाइट, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट है। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है ना, ये वाला जो सैटेलाइट है, ये इट इज रिच इन, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीवाईक्यू है ये सब। ये रिच होता है, रिच इन एडेनिन एंड थाइमीन। बिल्कुल रट लेना, डायरेक्ट पूछा जाता है, किसमें रिच होता है, इट इज रिच इन एडेनिन एंड थाइमीन। क्लियर, अच्छा ये बात हो गई। अब ये जो सेट क्रोमोसोम्स है ना, पहली बात तो ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, इट इज नॉन मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी स्ट्रक्चर, मतलब सब में नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, इट only present in few chromosomes, और जिन क्रोमोसोम्स में मिल रहा है उन्हें हम सेट क्रोमोसोम्स कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर, इन ह्यूमंस 5 पेयर ऑफ सेट क्रोमोसोम, यानी टोटल 10 है ना, हमारे अंदर तो पेयर में ना वी आर डिप्लॉयड। तो इन ह्यूमंस 5 पेयर ऑफ सेट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। देखो ध्यान देना बेटा, मैंने 5 पेयर लिखा है, आर प्रेजेंट, यानी कि टोटल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो 10 हो जाएगा आंसर, है ना। तो 5 पेयर वर्ड लगा है तो 5, अदरवाइज क्या लिखोगे, टोटल नंबर की बात की जाएगी तो कितना नंबर हो गया, 10 क्रोमोसोम जो होंगे वो सेट क्रोमोसोम ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। नंबर भी मैं बता देती हूँ, 13, 14, 15, 21, 22, बट आपको वो लिखने नहीं है। क्यों नहीं लिखने हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 5 पेयर ऑफ सेट क्रोमोसोम्स हमारे जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सैटेलाइट डीएनए हो गया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है जो नॉन मैंडेटरी स्ट्रक्चर है, रिच है किसमें, एडेनिन और थाइमीन में, और हमेशा टर्मिनस पर ही प्रेजेंट होगा। ये नॉन मैंडेटरी है, ये सब में नहीं प्रेजेंट होगा। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जो है ये मैंडेटरी होता है, ये प्रेजेंट होता है सारे क्रोमोसोम्स में, दिस इज मैंडेटरी पार्ट, है ना, ये मैंडेटरी। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ये टीलोमियर हो गया। एक चीज और याद रख लो यहीं पर, कि ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है ना, ये वाला, यहीं पर एक स्पेशल रीजंस मिलते हैं, यहीं पर एक स्पेशल रीजंस मिलते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं NOR, जिन्हें हम कह देते हैं NOR। NOR क्या है ये, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजंस। ठीक है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजंस ये प्रेजेंट होते हैं, NORs प्रेजेंट होते हैं। तो
5 ही NORs प्रेजेंट होंगे, 5 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में। ये वो जगह होती है जो न्यूक्लियोलस की असेंबली में मदद करती है और कई बार उनसे अटैच भी रहते हैं ये पोर्शंस, ठीक है। तो ये हो गया सेट क्रोमोसोम का डायग्राम, क्लियर। तो हमने एक नॉर्मल क्रोमोसोम का डायग्राम भी देख लिया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दो मेन चीजें बताई बेटा, एक तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बताया, उसी के साथ काइनेटोकोर आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बताया, तीसरा मैंने इसमें बताया अपने को टीलोमियर वाला पार्ट। तीनों के फंक्शंस अच्छे से याद रखना, किसके साथ क्या चीज है इंपॉर्टेंट है, अटैच करके मैंने वहीं पर मेंशन किया हुआ है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेट क्रोमोसोम। अब क्या होता है, इन्हीं क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर यानी कि इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सेंट्रोमियर जो मैंडेटरी स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर 4 शेप्स में कैटेगराइज किया गया, जो आपको मुझे उम्मीद है पूरी बहुत अच्छी तरीके से याद होंगी। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। छोटा सा लास्ट पार्ट है, इसकी बात तो फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, वही टाइप्स में ये आ जाएगा ना। तो देखो ये जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के। बेसिस क्या है बेटा, है ना, मैं लिख देती हूँ कौन से 4 टाइप है। 4 टाइप के हो जाएंगे। पहली कैटेगरी हो जाएगी बेटा मेटासेंट्रिक, दूसरी हो जाएगी सब मेटासेंट्रिक, तीसरी हो जाएगी एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ वन इज टेलोसेंट्रिक, ठीक है। देखो बेसिस क्या है इस कैटेगराइजेशन का? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। कहां पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उस आधार पर। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट मिडिल, एट मिडिल, या यू कैन राइट सेंटर। यहां प्रेजेंट होता है नियर टू सेंटर, और यहां प्रेजेंट होता है नियर टू 1 टीलोमियर, नियर टू टिप लिख लो, नियर टू टिप ऑफ क्रोमोसोम। और यहां पर एट टिप ऑफ क्रोमोसोम, एट टिप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहां कुछ इस टाइप के क्रोमोसोम्स दिखते हैं, यानी कि ये जो आर्म्स हैं, जिसे मैं पी, ऊपर वाली आर्म को बेटा पी कह देती हूँ, नीचे वाली को आर्म को कहते हैं पी क्यू आर, ठीक है। पीछे भी लिख लो आप ये चीज, यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बताया है ना, इसके अंदर भी आप मेंशन कर सकते हो कि ये जो आर्म होती है ना, ये कहलाती है पी आर्म, दिस इज पी आर्म, स्मॉल पी से लिखते हैं, और ये वाली है क्यू आर्म, ठीक है। या मैं और भी कई जगह लिख देती हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए, इधर भी लिख देती हूँ। ये वाली होती है पी आर्म, स्मॉल पी से लिखोगे ऑलवेज, और नीचे वाली होती है बेटा ऑलवेज क्यू आर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये वाली पी आर्म और ये क्यू आर्म। देखो यहां पी आर्म जो है, पी और क्यू आर्म कैसी होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती है, और इसीलिए की जो शेप बनती है, अगर मैंने आपको सेंट्रोमियर से पकड़ के ऐसे क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से पकड़ लिया और एनाफेजिक मूवमेंट करा रही हूं, ऊपर की तरफ खींच रही हूं, तो क्योंकि पी और आर्म, क्यू आर्म दोनों बराबर हैं, तो वो दोनों नीचे की तरफ ऐसे हैंग हो जाएंगी, तो इसका जो शेप आता है वो आता है वी शेप, ठीक है। यहां पर क्या होगा, नियर टू सेंटर है, यानी कि एक आर्म थोड़ी छोटी होती है और एक आर्म थोड़ी बड़ी होती है। यहां स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? इस टाइप का, बिल्कुल मिडिल में है सेंट्रोमियर, पी और क्यू एक दूसरे के बराबर है। यहां पर पी और क्यू में अंतर है, पी वाली आर्म थोड़ी छोटी है, क्यू वाली आर्म जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी है, तो शेप कैसी आ जाएगी यहाँ पर? एल शेप आ जाती है, ठीक है। एल शेप्ड, मतलब एनाफेज के समय पर ये एल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये सारी चीजें काम आने वाली हैं बेटा सेल डिवीजन में। एक्रोसेंट्रिक में क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होगा, नियर टू द टिप, यानी कि बिल्कुल एक तो आर्म बहुत छोटी और एक आर्म क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी, यानी कि पी आर्म काफी छोटी है, सपोज अब क्यू, मतलब पी काफी छोटी है किससे? क्यू आर्म से। और अगर मैं इसको सेंट्रोमियर से बढ़ के ऊपर की तरफ खींचूंगी, तो यहाँ जो मुझे स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, जे शेप। सिमिलरली टेलोसेंट्रिक जो होते हैं, ये लगभग ऑन द टॉप ऑफ द टिप ऐसे प्रेजेंट होता है,
या तो पी आर्म होगी नहीं, और होगी तो काफी छोटी होगी, यानी कि ये ऐसे दिखाई देते हैं, आई शेप्ड। ये कैसे दिखाई देंगे? आई शेप्ड। मतलब या तो हो सकता है कि ओनली आपको क्या दिखाई दे रही है? क्यू आर्म दिखाई दे रही है, ओनली क्यू आर्म दिखाई दे रही है, पी दिखाई ही नहीं दे रही है, और दिखाई भी दे रही है तो बहुत बहुत छोटी है, वो जे जैसा शेप नहीं बना रही है, वो आई जैसी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बस इतना इजी सा ही टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइप के हैं, किस बेसिस पर? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर। मेटासेंट्रिक में मिडिल में सेंट्रोमियर है, सब मेटासेंट्रिक में नियर टू द सेंटर है, यहाँ नियर टू द टिप है, और यहाँ पर बिल्कुल टिप पर है कि आर्म नीचे की तरफ, ये एक आर्म आपको दिखाई नहीं दे रही है। और इस टाइप के देखो, ये हमारा सेट क्रोमोसोम है, क्योंकि इसमें सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, ये सेट क्रोमोसोम है। लेकिन इस सेट क्रोमोसोम में पोजीशन कैसी दिखाई दे रखी है हमें यहाँ पर? ये जो है ना, ये कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटासेंट्रिक को। क्लियर? जबकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप देखो, इसकी पी आर्म और क्यू आर्म लगभग बराबर है, पी और क्यू लगभग बराबर है यहाँ पे, जबकि ये वाली में पी आर्म कंपैरेटिवली छोटी है, हम देख रहे हैं पी थोड़ी सी छोटी हो गई क्यू से, ये है। यहाँ पर ये पी आर्म काफी छोटी है, यहाँ पर पी जो है वो काफी छोटी है क्यू से, और यहाँ पी बहुत ही छोटी है, यानी कि आपको केवल क्यू आर्म ही दिखाई दे रही है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये है टेलोसेंट्रिक का, ये है एक्रोसेंट्रिक का, और ये हो जाएगा बेटा सब मेटासेंट्रिक का, सब मेटासेंट्रिक का, और ये हो जाएगा मेटासेंट्रिक, मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इसकी शेप कैसी बताई थी मैंने अभी अभी? वी शेप्ड। ये वाली शेप कैसी बताई? एल शेप। ये वाली शेप कैसी होती है? जे शेप्ड। और ये वाली शेप कैसी हो जाएगी? आई शेप्ड। ठीक है, डन। तो इसके साथ ही पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी कंप्लीट हुए बेटा। तो आपका ये चैप्टर यही बाइंड अप होता है। मुझे उम्मीद है मैंने सेल के सारे पॉइंट्स कवर किए, कुछ भी मिसिंग नहीं। अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से सुन लिए बेटा, तो 99% क्वेश्चंस की मैं गारंटी लेती हूँ, एक आध क्वेश्चन की नहीं लेती इधर उधर से। आप किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, इवन पीवाईक्यूज आप देख लो, आपको टिप्स पे सॉल्व होते हुए पीवाईक्यूज दिखाई देंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ बाइंड अप हुआ, और इसमें मैंने आपको न केवल सेल और सेल के क्वेश्चंस का कंटेंट कवर कराया है, मैंने कुछ चीजें ऐसी भी बता के चली हैं आपको जो आगे, चाहे वो 12th में काम आएंगी या फिर 11th के आगे चैप्टर्स में काम आएंगी। तो बहुत बहुत ध्यान से बेटा इसके सारे नोट्स बना लीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर आपने ये सारे लेक्चर ध्यान से सुन लिए ना, बच्चे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको दे रही हूँ। और आपको कुछ नहीं करना, आप तो पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, बस यही तो हमें करना होता है। अगर हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब हमें सब समझ में आ गया। एक गलती और नहीं करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग को मिस नहीं करना है। लेक्चर सुनने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो। देखो, पहले एनसीईआरटी पढ़ के फिर लेक्चर सुनने आओगे, एनसीईआरटी की लाइंस 80% सर के ऊपर होकर जाने वाली है, नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप लेक्चर सुनो मेरा अच्छे से। लेक्चर सुनने के बाद बच्चे फिर क्या करो, आप एनसीईआरटी को पढ़ो। फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ो, तो आप देखोगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको लगेगा कि मेरे अंदर उतर गई, जैसे मतलब मुझे बिल्कुल याद हो गई, मुझे कुछ भी नहीं करना। तो अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, इसमें लापरवाही मत करना, क्वेश्चन सॉल्व किए, एनसीईआरटी की रीडिंग किए, ये 3 काम कर लिए ना, तो आपने तीनों ब्रह्मास्त्र लगा लिए अपने। आपका सेल का क्वेश्चन मैं गारंटी दे रही हूँ छूट ही नहीं सकता, और आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, आप तो मेरी बात मान जाओगे। ठीक है, तो अब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेल डिवीजन। और हाँ, अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो क्यों देर कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इस वीडियो को। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।